चलो बच्चों, A, B, C and D are four partners in a firm. They jointly promise to pay 6 lakh to F. देखिए यहाँ पे जॉइंट प्रॉमिस की बात हो रही है। बहुत बार बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे पार्टनर्स लिखा है तो उनके दिमाग में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि ये जॉइंट प्रॉमिस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि क्वेश्चन हमेशा शांति से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो, अपने दिमाग को शांत रखो। बी एंड सी हैव बिकम इंसॉल्वेंट। तो बेसिकली क्या था कि 4 पार्टनर्स थे, ए बी सी डी, उन चारों को मिलके एफ को 6 लाख रुपीस देने थे, ठीक है ना, इन चारों को मिलके देने थे। अब इसमें हुआ क्या, बी और सी इंसॉल्वेंट हो गए। B was unable to pay any amount and C could pay only 50,000। तो B तो कुछ भी नहीं दे पाएगा और C बोलता है कि मैं सिर्फ 50,000 दे पाऊंगा, ठीक है। A is compelled to pay whole amount to F, ठीक है। Decide to which extent A can recover amount from D। So एक बार के लिए पूरा का पूरा पेमेंट A को करना पड़ा, ठीक है, फुल अमाउंट। तो अब A कितना पैसा D से ले सकता है? देखो A ने पूरा अमाउंट एक बार के लिए भर दिया है, फुल अमाउंट किसने पे किया है? ए ने। पर क्या फुल अमाउंट पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ए की होती है? नहीं होती है ना। ए थोड़ी 6 लाख देगा, ए के हिस्से में तो लगभग 1,50,000 ही आने चाहिए। ए के जवाबदारी पेमेंट करने की 1,50,000 की ही है, पर उसको एक बार के लिए 6 लाख रुपए पूरे भरने पड़े। तो वो डी से, बाकी चौथा पार्टनर कौन सा बचा? डी। डी से वो कितना पैसा ले सकता है? डी से वो कितना पैसा ले सकता है, ये चीज यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी है, ठीक है ना। Decide the extent to which A can recover amount from D with reference to the provisions of the Indian Contract Act 1872। समझ में आई आप लोगों को? इस क्वेश्चन का मेन आप लोगों को मतलब समझ में आया? चलो अब अपन इस क्वेश्चन को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 42 कोट करेंगे जिसमें जॉइंट प्रोमिसर्स के बारे में लिखा है। उसमें क्या लिखा है? ऑल द प्रोमिसर्स मस्ट जॉइंटली परफॉर्म द प्रॉमिस। इसका मतलब ए बी सी डी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है, सबको जॉइंटली प्रॉमिस निभाना होता है। सेक्शन 43 कोट करेंगे जिसमें लिखा है कि एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर कैन बी कंपेल्ड। मतलब ये जो बंदा है ना एफ, पैसा किसको चाहिए था? एफ को। तो एफ के पास ये राइट है कि वो किसी एक पार्टनर को फोर्स कर सकता है कि भाई तुम पूरा का पूरा पैसा दे दो, फिर बाद में आपस में सेटल कर लेना किसको कितना पैसा किससे लेना है। पर मैं किसके पास जाऊं? मैं बारी बारी किसके पास धक्का खाऊं? वो किसी एक पार्टनर की गर्दन पकड़ के बोल सकता है कि मुझे पूरा का पूरा पैसा तुझसे ही चाहिए। तो इसका मतलब ये सेक्शन 43 में लिखा है एनी वन जॉइंट प्रोमिसर कैन बी कंपेल्ड। कंपेल्ड का एक सिंपल मतलब होता है फोर्स्ड, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोमिसी में कंपेल एनी वन जॉइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म होल ऑफ द प्रोमिस। ये सेक्शन 43 मैंने यहाँ पर समझा दिया। अब यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि ए को कितना अमाउंट रिकवर करना है। ए ने पूरा पेमेंट एक बार के लिए कर दिया, अब ए दूसरे पार्टनर्स से रिकवर करेगा। देखो बी तो 1 रुपया देने नहीं वाला, तो बी की तो स्टोरी है ही नहीं। सी और डी की बात करते हैं। चलो पहले सी का समझ लेते हैं। सी की लायबिलिटी कितनी थी? 1,50,000। कैसे पता चला? देखो 6 लाख रुपए देने थे और 4 पार्टनर्स थे, तो पर पर्सन लायबिलिटी कितनी होती है? 1,50,000। तो सी की वैसे लायबिलिटी 1,50,000 थी, पर वो बोल रहा था कि मैं 50,000 ही दे पाऊंगा। सी ने क्या बोला? क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ओनली 50,000 वो दे पाएगा। मतलब वो कितना नहीं दे पाएगा? 1 लाख नहीं दे पाएगा। तो ए सी से कितना पैसा मांगेगा? 50,000, कि भाई आपने बोला था ना 50,000 दोगे, उतना। तो ए सी से मांगेगा 50,000। अब बात करते हैं डी से। तो डी की भी लायबिलिटी कितनी है? 1,50,000। दूसरा, जितना पैसा बी नहीं दे पाया उसका आधा भुगतान डी को करना पड़ेगा। क्यों आधा? क्योंकि ए और डी ये 2 पार्टनर्स हैं, तो जो भी दूसरे पार्टनर्स का हिस्सा वो नहीं दे पाएंगे, जो सी और बी और सी जितना पैसा नहीं दे पाएंगे, वो पैसे का लॉस वो 50-50% ए और डी को भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहले बी की बात करते हैं। तो बी को कितने पैसे देने थे? 1,50,000 देने थे, तो उसका हाफ अब डी देगा 75,000। सर बाकी का हाफ कौन देगा? वो ए देगा ना। दूसरी बात, सी कितने पैसे नहीं दे पाया? 1 लाख रुपया नहीं दे पाया। वो यहाँ से हमें पता चलता है 50,000 तो उसने दे दिए, वो 1 लाख नहीं दे पाया। तो उस 1 लाख का आधा कौन भुगतेगा? डी भुगतेगा। तो इसीलिए यहाँ पर
50,000 आ गया। तो मतलब अभी नेट डी से कितना पैसा मिलेगा? 2,75,000 रुपये। सी से मिलेंगे 50,000 रुपये और डी से मिलेंगे 2,75,000 रुपये। तो अपना आंसर क्या बनेगा? टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम सी एंड डी, सी और डी का मिलाकर सी 50,000 रुपया देगा, डी 2,75,000 रुपये देगा और टोटल 3,25,000 रुपये ये दोनों मिलाकर किसको देंगे? ए को देंगे। क्यों ए को देंगे? क्योंकि ए ने इनिशियली पूरा पेमेंट अपनी जेब से कर दिया था। तो ये कैलकुलेशन वाला सम था, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। 4 मार्क का क्वेश्चन है, जिसमें आप ऐसे समझो 2 मार्क तो ये प्रोविजन समझाने के हैं, सेक्शन 42 और सेक्शन 43, और 2 मार्क ये सी और डी का जो कैलकुलेशन है वो समझाने के। कैलकुलेशन वाले सम्स को भी अच्छे से प्रेजेंटेशन ध्यान में रख के करो, और जो भी मेन आंसर है उसको हमेशा लास्ट में इस तरह से बॉक्स में डालो। ठीक है, चलो इसका स्टैंडर्ड आंसर भी आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़।